राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम में नेशनल टीवी चैनल कात्यायनी पर आपका स्वागत है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद आज एम्स में बाईपास सर्जरी के बाद राष्ट्रपति भवन वापस लौट आए हैं। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने ट्वीट किया कि अपनी सर्जरी के बाद मैं राष्ट्रपति भवन लौट आया हूं। मेरे शीघ्र स्वस्थ होने में आप सभी की शुभकामनाओं और प्रार्थनाओं तथा एम्स के चिकित्सकों एवं नर्सों द्वारा की गई असाधारण देखभाल की अहम भूमिका रही। मैं हर किसी का शुक्रगुजार हूं। राष्ट्रपति के ट्वीट के बाद बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के स्वस्थ होने पर खुशी जाहिर करते हुए ट्वीट किया कि मुझे एवं बिहार वासियों को पूरा विश्वास था कि आप शीघ्र स्वस्थ होकर लौटेंगे। मैं हमेशा ईश्वर से आपके दीर्घायु होने की कामना करता हूं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बख्तियारपुर में आज स्वतंत्रता सेनानी स्वर्गीय डूमर सिंह, शहीद नाथुन सिंह यादव, स्वर्गीय कविराज रामलखन सिंह, स्वर्गीय पंडित शीलभद्र याजी एवं शहीद मोगल सिंह की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें नमन किया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज बख्तियारपुर में जदयू नेता एवं सामाजिक कार्यकर्ता स्वर्गीय शैलेंद्र कुमार उर्फ मुन्ना सरकार के श्राद्ध क्रम में भाग लिया। मुख्यमंत्री ने स्वर्गीय शैलेंद्र कुमार उर्फ मुन्ना सरकार के तेल चित्र पर पुष्प अर्पित कर अपनी भावभीनी श्रद्धांजलि दी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने स्वर्गीय शैलेंद्र कुमार उर्फ मुन्ना सरकार की पत्नी एवं उनके परिजनों से मुलाकात कर उनको सांत्वना दी। बिहार सूचना एवं जनसंपर्क विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में बिहार विकास मिशन के शासी निकाय की बैठक हुई। माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में मुख्यमंत्री सचिवालय स्थित संवाद में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बिहार विकास मिशन के शासी निकाय की बैठक की गई। बैठक में उप मुख्यमंत्री श्री तारकिशोर प्रसाद, उप मुख्यमंत्री श्रीमती रेणु देवी एवं अन्य विभागों के मंत्री तथा पदाधिकारीगण मौजूद रहे। कोरोना संक्रमण के बढ़ते प्रसार की रोकथाम एवं बचाव हेतु राज्य सरकार निरंतर प्रयासरत है। इसी कड़ी में माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार ने कहा कि लोगों को कोरोना के प्रति सतर्क और सजग रहना होगा, तभी इससे मुक्ति पाई जा सकती है। उन्होंने कहा कि इस वैश्विक महामारी से हम सबको मिलकर लड़ना है। जहानाबाद के जिलाधिकारी श्री नवीन कुमार ने कोरोना संक्रमण के अप्रत्याशित वृद्धि के रोकथाम हेतु रेलवे स्टेशन का निरीक्षण किया एवं मास्क चेकिंग को लेकर स्वास्थ्य कर्मियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिया। सहरसा के जिलाधिकारी श्री कौशल कुमार ने कोविड टीकाकरण कार्य के संदर्भ में समीक्षा बैठक की। उन्होंने संबंधित पदाधिकारियों की इसकी रोकथाम हेतु आवश्यक दिशा निर्देश दिया। बेगूसराय के जिलाधिकारी श्री अरविंद कुमार वर्मा के निर्देश पर कोविड-19 की रोकथाम हेतु विभिन्न सार्वजनिक स्थलों पर सघन मास्क चेकिंग अभियान चलाया गया। इस दौरान कोविड गाइडलाइन का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध नियमानुसार दंडात्मक कार्रवाई की गई। नवादा के जिला पदाधिकारी श्री यशपाल मीणा ने अकबरपुर स्वास्थ्य उपकेंद्र, पचरुखी एवं गोविंदपुर में कोविड-19 वैक्सीनेशन कार्य की प्रगति का जायजा लिया एवं संबंधित अधिकारियों को कई महत्वपूर्ण निर्देश दिए। गया के जिलाधिकारी श्री अभिषेक सिंह ने कोविड-19 संक्रमण के बढ़ते प्रसार को देखते हुए अनुग्रह नारायण मगध मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल अंतर्गत मातृ शिशु अस्पताल का निरीक्षण किया। उन्होंने कोरोना संक्रमण के प्रसार की रोकथाम हेतु कई आवश्यक दिशा निर्देश दिया। सीतामढ़ी के जिलाधिकारी श्रीमती अभिलाषा कुमारी शर्मा ने समरनालय में सिविल सर्जन सहित स्वास्थ्य विभाग के वरीय अधिकारियों के साथ बैठक की। उन्होंने महाराष्ट्र से आने वाले यात्रियों की स्टेशन पर टेस्टिंग एवं अन्य व्यवस्थाओं को लेकर आवश्यक दिशा निर्देश दिया। सारण के जिलाधिकारी डॉक्टर नीलेश देवरे ने कोविड-19 की रोकथाम एवं बचाव हेतु वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रखंडों के सभी वरीय पदाधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। इस दौरान उन्होंने टीकाकरण के कार्य में और तेजी लाने का दिशा निर्देश दिया। वैशाली के जिला पदाधिकारी श्रीमती उदिता सिंह एवं पुलिस अधीक्षक द्वारा हाजीपुर रेलवे स्टेशन का निरीक्षण किया। उन्होंने कोरोना संक्रमण की रोकथाम एवं बचाव हेतु महाराष्ट्र से आ रही ट्रेनों के यात्रियों की प्लेटफॉर्म पर ही मेडिकल जांच कराने का निर्देश दिया। बक्सर के जिला पदाधिकारी श्री अमन समीर ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जिले के जनप्रतिनिधियों के साथ समीक्षा बैठक की। उन्होंने कोविड-19 के बढ़ते प्रसार की रोकथाम हेतु विस्तृत चर्चा की।
मोतिहारी के जिलाधिकारी श्री सशस्त्र कपिल अशोक ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सांसद डॉक्टर श्री संजय जायसवाल पश्चिम चंपारण, सांसद श्री राधा मोहन सिंह पूर्वी चंपारण, सांसद श्रीमती रमा देवी शिवहर सहित पूर्वी चंपारण जिले के एमएलसी और विधायक गण के साथ कोविड-19 के प्रबंधन पर बैठक कर चर्चा की। आज देश भर में नवरात्रे बड़ी धूमधाम से मनाए जा रहे हैं। हालांकि कोरोना काल को देखते हुए प्रशासन ने कुछ दिशा निर्देश भी जारी किए हैं। फिर भी लोगों में नवरात्रों का उत्साह कम नहीं है। साल में 2 बार नवरात्रि का पर्व आता है। इन 9 दिनों में मां के अलग अलग स्वरूपों की पूजा कर उन्हें प्रसन्न किया जाता है। और आज शैलपुत्री यानी मां पार्वती की पूजा का दिन है और मां शैलपुत्री से ही इन नवरात्रों की शुरुआत होती है। तो वहीं आज भारत में विक्रम संवत 2078 से हिंदू नववर्ष भी है। साथ ही बैसाखी का पर्व भी मनाया जा रहा है। वैसे तो बैसाखी का नाम लेते ही पंजाब और हरियाणा के खेत नजरों के सामने आ जाते हैं, पर इसे कई और राज्यों में भी धूमधाम से मनाया जाता है। बैसाखी मुख्य रूप से किसानों का त्योहार है। इस दिन देश के कई हिस्सों में फसलों की कटाई शुरू होती है। ये दिन इसलिए भी खास हो जाता है क्योंकि इस दिन सिखों के 10वें गुरु यानी गुरु गोबिंद सिंह जी ने खालसा पंथ की स्थापना की थी। वो तारीख थी 13 अप्रैल 1699, जिसके उपलक्ष्य में आज गुरुद्वारों में भी पाठ रखा गया। तो कई जगहों पर सिख समुदाय ने लंगर का भी आयोजन किया। राष्ट्र सर्वप्रथम की टीम DID न्यूज, इंडिया दर्पण दैनिक समाचार पत्र, मदर इंडिया पत्रिका व नेशनल चैनल कात्यायनी के चैनल हेड ललित सुमन की तरफ से आप सभी को बैसाखी, हिंदू नववर्ष और नवरात्रों की हार्दिक शुभकामनाएं। चैती नवरात्रा के प्रथम दिन मां झंडे वालन मंदिर से आप सभी दर्शकों को मंदिर में प्रवेश दिया जा रहा है और आज मां दुर्गा की पूजा है, प्रथम शैलपुत्री, और मंगलवार का दिन है। बहुत ही शुभ मुहूर्त है। आज मंगलवार का दिन और प्रथम शैलपुत्री का पूजन चैती नवरात्रा के शुभ अवसर पर झंडे वालन मंदिर के ठीक बगल में स्थित श्री पिपलेश्वर देव बालाजी मंदिर में हूँ। हमारे साथ पंडित जी हैं। पंडित जी, आज नवरात्रा का प्रथम दिन मंगलवार है, क्या मुहूर्त है, कैसा रहेगा बताएं। बहुत बढ़िया मुहूर्त है। कोरोना के अभी प्रकोप चल रहा है। कोरोना के प्रकोप के लिए माता रानी का पूजा बहुत बढ़िया है। सात्विकता से रहना रोगों के लिए शांति भी है। आज माता रानी का पहले प्रथम शैलपुत्री का प्रथम रूप का आज पूजा है। नवरात्र का पहला दिन है, शुभ दिन है। तो किस चीज पे माँ इस बार सवार होके आ रही है, किस चीज पे जा रही है, थोड़ा बताएं। माता रानी का आगमन कैसा हो रहा है। शैलपुत्री पार्वती जो है शेर के ऊपर सवारी है। तो देखिए मंदिर में सोशल डिस्टेंसिंग का बिल्कुल पालन हो रहा है और इस पर काफी ध्यान दे रहे हैं पंडित जी। और भक्त लोगों को लाइन से आनी है और बारी बारी पूजा करके माता का आशीर्वाद लेके भी जाना है। मिहिर कुमार झा, DID न्यूज के लिए, पिपलेश्वरी काली मंदिर, झंडे वाले मंदिर से। राष्ट्र सर्वप्रथम की टीम आज आपको मां भगवती के शक्तिपीठों में से एक प्रमुख शक्तिपीठ के दर्शन करवा रही है। ये शक्तिपीठ मंदिर बिहार की राजधानी पटना में पटन देवी मंदिर के नाम से प्रचलित है। पटन देवी मंदिर भक्तों की आस्था का प्रमुख केंद्र माना जाता है। देवी भागवत और तंत्र चूड़ामणि के अनुसार सती की दाहिनी जांघ यहाँ गिरी थी। ऐसी मान्यता है कि महादेव के तांडव के दौरान सती के शरीर के 51 खंड हुए थे और ये अंग जहाँ जहाँ गिरे वहाँ वहाँ शक्तिपीठ की स्थापना हुई थी और यहाँ देवी सती की दाहिनी जांघ गिरी। सती के 51 शक्तिपीठों में से प्रमुख इस उपासना स्थल बड़ी पटन देवी मंदिर परिसर में माता की तीनों स्वरूपों वाली प्रतिमाएं विराजित है। यहाँ काले पत्थर की बनी महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती की प्रतिमा स्थापित है। इसके अलावा यहाँ भैरव की प्रतिमा भी है और नवरात्रों में इस मंदिर में अलग ही रौनक देखने को मिलती है। राष्ट्र प्रथम से देखिए संवाददाता मिहिर झा की इस रिपोर्ट में। माँ पटनेश्वरी, माँ पटन देवी पटना की नगर रक्षिका हैं और आदि शक्ति पीठों में से एक माँ पटन देवी का यह मंदिर है। सैकड़ों वर्ष पुराना, कई 100 साल पहले माँ पटन देवी मंदिर का निर्माण हुआ और हमारे साथ अभी मंदिर के प्रधान महंत विजय शंकर गिरी जी जुड़े हैं। विजय शंकर गिरी जी, DID न्यूज में आपका महंत जी स्वागत है। माँ पटन देवी मंदिर का स्थापना कब हुआ, क्या इनकी महिमा है। ये जो आदिकाल की है, यहाँ सती का जो 51 शक्तिपीठ है पूरे भारतवर्ष में, उस 51 शक्तिपीठ में एक शक्तिपीठ है।
यहाँ भगवती तीनों रूप में विराजमान है, महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती। तो ये तीनों रूप है महंत जी, जो हमारे दर्शकगण ध्यान देंगे, ये तीन रूप है माँ का जी। और इनके भैरव है व्योमकेश भैरव। ये व्योमकेश भैरव की तरफ थोड़ा हमारे फोटोग्राफर साहब ध्यान दें। कहीं भी शक्तिपीठ में भैरव का स्थान जो है मंदिर से अलग रहता है, लेकिन इन सदियों से यही भगवती का स्थान के साथ ही भैरव संग में है। और कहा जाता है कि इनको सर्वानंदकरी के रूप में भी जाना जाता है। पुराण में इनका नाम सर्वानंदकरी है, सभी प्रकार के आनंद को देने वाले। इसी से पटना पाटलिपुत्र जितना भी नाम पड़ा है इन्हीं से पड़ा है। जो सच्चे दिल से भगवती की आराधना करते हैं उनको सभी प्रकार के वांछित फल की प्राप्ति होती है। सुनने में आया कि मंदिर का भव्य निर्माण चल रहा है। मंदिर का निर्माण नहीं, जीर्णोद्धार हो रहा है। तो माँ को जब सबसे प्यारा भजन हो या दोहा हो, दो लाइन एक ही चीज बोलते हैं, दो लाइन तो सबको कल्याण के लिए। ओम या श्री स्वयं सुकृति नाम भवने स्वलक्ष्मी पापात्मनाम कृतयाम हृदय सुबुद्धि श्रद्धा सदाम कुलजन प्रभवस्व लज्जा ताम त्वाम नतात्म परिपालय विश्व। सारे विश्व का कल्याण करेगा माँ जगत जननी, सबका कल्याण। तो हमारे साथ अभी प्रधान महंत पटनेश्वरी मंदिर, पटन देवी मंदिर के विजय शंकर गिरी जी थे। उन्होंने जो जानकारियां दी है आप सभी उसको सुनिए, दर्शन कीजिए और पटना आइए तो अगम कुआं स्थित माँ पटन देवी के मंदिर में जरूर पधारिए। एक बार पुनः माँ का तीनों स्वरूप का अवलोकन कीजिए, पूजन कीजिए, दर्शन कीजिए। और मैं मिहिर कुमार झा, पटन देवी मंदिर पटना से DID न्यूज के लिए। माँ पटन देवी का मूल स्थान यही है। आप देखिए जीर्णोद्धार हो रहा है और भव्य मंदिर का स्वरूप प्रदान किया जाएगा। चारों तरफ जीर्णोद्धार हो रहा है आम नागरिकों के सहयोग से और महंत विजय शंकर गिरी जी के निर्देशन में। माँ भगवती का मूल स्थान यही है और इसका जीर्णोद्धार कर भव्य रूप दिया जा रहा है। पंडित जी हमारे साथ विजय शंकर गिरी जी हैं, जो मूल स्थान यही है माँ का। जी जी, मूल स्थान यही है। तो कैसा निर्माण कर रहे हैं? ये प्योर राजस्थान का संगमरमर से बनाया जा रहा है। कटिंग और डिजाइन सब वहीं हो रहा है, आकर के पत्थर यहाँ लग रहा है। तो कितने फीट ऊंची मंदिर बनी? ये 63 फीट ऊंचाई होगी। इसकी जनता के सहयोग से, आम नागरिक जो दर्शनार्थी श्रद्धालु लोग आते हैं उनके सहयोग से मंदिर का निर्माण चल रहा है, जीर्णोद्धार हो रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम में। अभी समय है एक ब्रेक का, हम चलते हैं ब्रेक पर। 26वें वर्ष में आपके लोकप्रिय समाचार पत्र इंडिया दर्पण का प्रवेश। आप देखते रहें अपने क्षेत्र की खबरें। 22 वर्षों से प्रकाशित मदर इंडिया पत्रिका। पढ़ते रहे देश दुनिया की खबरों के लिए। अप्रैल को भारत के संविधान के निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती की पूर्व संध्या पर उत्तरी दिल्ली नगर निगम ने दिल्ली में श्यामा प्रसाद मुखर्जी भवन के प्रांगण में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मूर्ति का अनावरण किया। इस अवसर पर दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता व उत्तरी दिल्ली नगर निगम के मेयर जयप्रकाश के अलावा भाजपा के अन्य कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की जयंती की शुभकामनाएं और आज नव संवत्सर, भारतीय नव वर्ष और बैसाखी नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, बाबा भीमराव अंबेडकर जी की जन्म जयंती से की पूर्व संध्या पर आज उत्तरी दिल्ली नगर निगम ने दिल्ली की सबसे बड़ी भवन जो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम से स्थित है, उनके इस प्रांगण में बाबा भीमराव अंबेडकर जी की मूर्ति का अनावरण हमारे दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष आदेश गुप्ता जी ने किया है। इसका अर्थ है कि जो यहाँ पर हमें काम करना है संविधान के दायरे में रह के करना है, जनता के हित में करना है और देश हित में करना है। और मैं बताना चाहता हूँ कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी और डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी
दोनों के दोनों बहुत मित्र थे, दोनों राष्ट्रवादी थे और नेहरू जी की पहली सरकार में दोनों ही मंत्री थे और दोनों ने ही राष्ट्र हित के अंदर इस्तीफा भी दिया था। इसका अर्थ है कि उनकी दोस्ती विचार के रूप में आज भी कायम है। हम सबको मिलकर के दोनों के विचारों को आगे लेके जाना है। ये राष्ट्र सर्वोपरि है, श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने कहा, ये संविधान सर्वोपरि है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने कहा। आओ हम सब मिलकर के एक नया भारत बनाने में दोनों के मार्गदर्शन में काम करें। दिल्ली में भाजपा और आप के बीच एक बार फिर आरोप का खेल जारी है। इसी बीच भाजपा के दिल्ली प्रदेश कार्यालय में दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने प्रेस वार्ता कर दिल्ली सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि दिल्ली सरकार एमसीडी द्वारा किए गए अच्छे कार्यों का क्रेडिट तो खुद ले लेती है, लेकिन दिल्ली में जो कोरोना के हालात खराब हैं, उसकी जिम्मेदारी नहीं लेना चाहती। साथ ही उन्होंने दिल्ली सरकार से आयुष्मान योजना लागू करने की मांग की। दिल्ली के हालात कोरोना संकट से बहुत खराब हो रहे हैं और दिल्ली सरकार सिवाय बयानबाजी की और कुछ नहीं कर रही है। एक सरकार की फीलिंग, एक सरकार होने का एहसास जनता नहीं कर पा रही है। जब मुख्यमंत्री जी अपनी कुछ कामों का ढिंढोरा पीटते हैं तो वो उनके हर बोर्ड के अंदर, हर एडवर्टीजमेंट में वो ये एहसास जताने की कोशिश करते हैं कि मैंने कर दिया, डेंगू मैंने समाप्त कर दिया। दिल्ली के अंदर जो भी परिवर्तन आता है उसको वो खुद अपने ऊपर कर लेते हैं कि वो दिल्ली सरकार ने किया। अच्छा काम नगर निगम करे तो वो दिल्ली सरकार का होता है, और जब दिल्ली की जनता त्राही संकट में हो तो आप सरकार के एहसास को खत्म करके प्राइवेट हॉस्पिटल की तरफ देखने का काम करें। 14 प्राइवेट हॉस्पिटल को डेडिकेटेड कर दिया है केजरीवाल ने। मैं दिल्ली सरकार से पूछना चाहता हूं, आपने सरकारी अस्पतालों में क्या किया है? गरीब आदमी, मध्यम वर्ग, निम्न मध्यम वर्ग कहां जाएगा, कहां इलाज कराएगा? कि दिल्ली के सरकारी अस्पतालों को भी आप डेडिकेटेड करिए, ऑल पार्टी मीटिंग बुलाइए और प्रधानमंत्री आयुष्मान योजना को, जो आपके उप मुख्यमंत्री ने 2020 में कहा था कि हम आएंगे सत्ता में तो हम लागू करेंगे, आज अगर आयुष्मान योजना लागू होती तो ये कोरोना सरकारी अस्पताल हो, प्राइवेट हो, कहीं भी जाके कोई गरीब आदमी 5 लाख रुपए तक का उसमें कवर होता है, वो इलाज हो सकता था, लेकिन वो आपने नहीं किया। अब आपको अविलंब प्रधानमंत्री आयुष्मान योजना को दिल्ली के अंदर लागू करना चाहिए। दिल्ली के लोगों को कोरोना से बचाकर जीत की ओर आगे बढ़ना है, दिल्ली को कोरोना से मुक्त कराना है, और इस लड़ाई में हम पूरी तरह से दिल्ली वालों के साथ है। दिल्ली सरकार तुरंत ऐसे कदम उठाए जिससे कि कोरोना से हम जंग जीत सके और ऑल पार्टी मीटिंग अविलंब बुलाई जाए, इसमें कोई भी देर नहीं की जाए। 12 अप्रैल को दिल्ली सरकार ने प्रेस वार्ता कर एमसीडी पर सवाल उठाए थे कि एमसीडी ने वर्षों पहले एक भ्रष्ट कंपनी को बंद कर दिया था, आज उसे फिर से खोलने की इजाजत दे दी है, साथ ही उस कंपनी को करोड़ों का कॉन्ट्रैक्ट भी दिया है। तो वहीं आज एक बार फिर आम आदमी पार्टी के विधायक सौरभ भारद्वाज ने एक प्रेस वार्ता कर दिल्ली नगर निगम पर सवाल उठाए हैं। सौरभ भारद्वाज ने कहा कि पिछले दिनों शास्त्री नगर की फर्नीचर मार्केट में एमसीडी के 272 स्टॉल में आग लगने से लोगों को काफी नुकसान हुआ, जिसकी सुध एमसीडी ने अब तक नहीं ली है। कल हमने प्रेस वार्ता करके ये बताया था कि कैसे एक सिक्योरिटी एजेंसी जिसको गड़बड़ी और भ्रष्टाचार करने के कारण स्वयं एमसीडी ने ब्लैकलिस्ट किया था, उसके कमिश्नर ने ब्लैकलिस्ट किया था, उसी ब्लैकलिस्टेड कंपनी को करोड़ों रुपए का एक बड़ा ठेका टेंडर जो है एमसीडी ने दिया है। आज हम एक और मामला आपके सामने लेके आए हैं। ये मामला है शास्त्री पार्क की फर्नीचर मार्केट का।
कुछ दिनों पहले यहाँ पे कुछ जो थड़े थे, एमसीडी के थड़े थे, उसमें आग लग गई। 272 थड़ों के अंदर आग लग गई है, मगर एमसीडी की तरफ से उनका कोई नेता, कोई मेयर, कोई स्टैंडिंग कमेटी का आदमी, कोई कमिश्नर इन लोगों की सुध लेने नहीं पहुंचा है। ये बता दें कि 734 थड़े तहबाजारी के अनुसार यहाँ पे कोर्ट के आदेश के बाद दिए गए थे। ये वो लोग थे जिनको जामा मस्जिद और मीना बाजार से हटाकर यहाँ पे बसाया गया था। इनको थड़े कोर्ट के अंदर लंबी लड़ाई के बाद दिए गए थे और एमसीडी को 60 लाख रुपए खर्च करके इनको थड़े बनाकर देने थे। ये स्कीम भी एमसीडी ने सैंक्शन की थी, मगर अभी तक किसी आदमी को इन्होंने थड़ा बना के नहीं दिया था। लिहाजा ये जो टेम्परेरी मार्केट थी इन लोगों ने खुद बनाई थी, मगर अलॉटमेंट एमसीडी की तरफ से था और आग लगने के बाद एमसीडी की तरफ से कोई भी मदद जो है इन्हें नहीं दी जा रही है। हम एमसीडी से मांग करेंगे कि 60 लाख रुपए का जो पैसा सैंक्शन किया गया था, इन गरीब लोगों को अब उस 60 लाख रुपए का करीब 734 थड़े बनाकर इन लोगों की मदद की जाए और जिन लोगों को की दुकानें जिनमें आग लग गई है उनके अंदर भी एमसीडी थोड़ी सी उनकी सुध ले। कल हमारे एमसीडी के नगर निगम के लीडर ऑफ अपोजिशन और काउंसलर्स वहाँ गए थे और लोगों ने उन्हें बताया कि ना वहाँ एमसीडी ने सड़क बनाई है, ना वहाँ पे टॉयलेट्स हैं, तो ये व्यवस्था भी एमसीडी बनाए, इसकी हम उनसे विनती करते हैं। मोतीनगर के निवासी ने मोतीनगर पुलिस थाना में शिकायत दर्ज की थी कि उसने अपने घर के सामने सड़क पर अपनी स्कूटी खड़ी की थी। कुछ समय बाद देखा तो वह स्कूटी चोरी हो गई, जिसके बाद पंजाब विभाग के एसीपी व मोतीनगर के एसएचओ के मार्गदर्शन में मोतीनगर पुलिस थाना की सक्रिय और सतर्क टीम ने एक 23 वर्षीय बदमाश ऑटो लिफ्टर सलमान उर्फ रेहंत को गिरफ्तार कर लिया, जिसके कब्जे से एक चोरी की मोटरसाइकिल पुलिस ने बरामद की। आरोपी से पुलिस ने 2 चोरी की मोटरसाइकिल और 2 स्कूटी बरामद की है और आगे की जांच जारी है। अब वक्त है देश दुनिया की धड़ाधड़ 10 खबरों का। आज इस सर्वार्थ सिद्धि और अमृत सिद्धि योग में नवरात्रि का शुभारंभ। प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट कर सभी देशवासियों को नवरात्रि की शुभकामनाएं दी। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने जलियांवाला बाग कांड की बरसी पर शहीदों को श्रद्धांजलि दी। प्रधानमंत्री मोदी ने जलियांवाला बाग नरसंहार शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा, उनका साहस, बलिदान और उनकी वीरता हर भारतीय को मजबूती देती है। संजय राउत ने आरोप लगाया है कि निर्वाचन आयोग ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को 24 घंटे तक प्रचार मुहिम से रोकने का निर्णय भाजपा के कहने पर लिया है। केजरीवाल ने की सीबीएसई की परीक्षा रद्द करने की अपील। उन्होंने कहा, हॉटस्पॉट बन सकते हैं एग्जाम हॉल। केंद्रीय मंत्री संतोष गंगवार के बाद बीजेपी नेता अनिल बलूनी भी कोरोना पॉजिटिव। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने वाईएसआर कांग्रेस पार्टी की सरकार पर निशाना साधते हुए कहा, राज्य में करीब 150 हिंदू मंदिरों पर हमले हुए और अब तक दोषियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई। हिमाचल प्रदेश के पूर्व सीएम वीरभद्र सिंह कोरोना वायरस से संक्रमित। हरियाणा पुलिस ने पिछले 17 साल से फरार चल रहे एक अपराधी को झारखंड से गिरफ्तार किया। देश में कोरोना के मामले बढ़ते ही जा रहे हैं, जिसे देखते हुए राज्य सरकारें सतर्क हो गई हैं। तो वहीं कुछ राज्यों में नाइट कर्फ्यू और लॉकडाउन तक लगाया गया है और दिल्ली में भी कोरोना के मामले रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। हालांकि प्रशासन कोरोना के बचाव के सभी उपायों पर ध्यान दे रहा है। इसी को लेकर राष्ट्र सर्वप्रथम की टीम ने उत्तरी दिल्ली नगर निगम के नेता सदन योगेश वर्मा से बात की। सर, दिल्ली के अंदर जो कोविड-19 का जो मतलब दिन पर दिन केसेस बढ़ते जा रहे हैं, इस संदर्भ में जो है क्या क्या मतलब जो है एमसीडी की तरफ से कदम उठाया जा रहा है, इस संदर्भ में आपका क्या कहना है? देखिए, आज कोरोना काल के अंदर देखें, वैसे तो ये प्राथमिक ड्यूटी जो बनती है वो राज्य सरकार की बनती है और राज्य सरकार की ड्यूटी है कि वो इस प्रकार की कोरोना को ज़्यादा से ज़्यादा फैलने से रोके। लेकिन एमसीडी, नगर निगम अपना कर्तव्य समझते हुए
हमें जब जब जो भी काम मिला है हम लोगों ने वो काम किया है, चाहे वो सफाई से संबंधित काम हो, चाहे वो कोरोना के बायो वेस्ट का काम हो, चाहे वो सैनिटाइजेशन का काम हो, चाहे अन्य बीमारियों को रोकने के लिए हमारे डीबीसी कर्मचारियों द्वारा, अन्य स्वास्थ्य अधिकारियों के द्वारा कार्य हो, चाहे वो उसके साथ साथ अगर भोजन वितरण का काम हो, उसको भी कोरोना के लिए हम लोगों ने काम किया है। आज उत्तरी दिल्ली नगर निगम की 54 जो है हॉस्पिटल्स में और डिस्पेंसरीज के अंदर, MNCW सेंटर के अंदर जगह जगह वैक्सीनेशन का काम किया जा रहा है। हमने 2 दिन पहले ही 1 लाख का आंकड़ा पार कर लिया है। प्रत्येक हमारे सेंटर पर 200 से 250 लोगों को प्रतिदिन वैक्सीनेशन का काम चल रहा है। तो जब ये सारे काम नगर निगम अपनी जिम्मेवारी समझकर, क्योंकि हमारा भी अपनी दिल्ली के प्रति कर्तव्य है, हम लोग ये सभी काम कर रहे हैं। अब इसके लिए ज़रूरी है कि जो राज्य सरकार है इसके लिए एक नियम बनाए, नियमों के अंदर केवल विज्ञापनबाजी ना करे, केवल अपनी फोटो दिखाने से, विज्ञापन करने से ये काम नहीं हो सकता। काम होगा, काम करने से होगा। आप केवल टीवी पर आए, विज्ञापन दें कि ये मत कीजिए, वो मत कीजिए, उससे काम नहीं होगा। जमीन पर, धरातल पर उतरकर जिस प्रकार से नगर निगम के कर्मचारी घर घर जाकर मैपिंग कर रहे हैं, घर घर जाकर कोरोना टेस्टिंग करवा रहे हैं, घर घर जाकर लिस्टें बना रहे हैं, वही काम दिल्ली सरकार को करना पड़ेगा, तभी हम इसके अंदर काम करेंगे। राष्ट्र सर्वप्रथम मजबूत कैसे बनेगा, इस संदर्भ में आप राष्ट्रवासियों को क्या संदेश देना चाहेंगे? राष्ट्र सर्वप्रथम तो प्रत्येक भारत के नागरिक का ये ध्येय होना चाहिए। और जब हम ये बात करते हैं राष्ट्र सर्वप्रथम, तो केवल हम राष्ट्र के लिए नहीं करते, ये अपने लिए करते हैं, मेरा ये मानना है। क्योंकि अगर राष्ट्र नहीं है तो व्यक्ति नहीं है। राष्ट्र का अगर व्यक्तित्व है, चरित्र है, तो वो व्यक्ति के साथ होता है, और व्यक्ति का चरित्र और व्यक्तित्व भी राष्ट्र के साथ होता है। तो प्रत्येक व्यक्ति को ये मानकर चलना चाहिए कि राष्ट्र सर्वप्रथम है और हम द्वितीय हैं। अगर हम देश के बारे में नहीं सोचेंगे तो देश भी हमारे बारे में नहीं सोचेगा, और दुनिया की नज़र में हमारा भी कोई स्थान नहीं रहेगा। भारत अब तक काफ़ी विकास किया है, भारत विश्व गुरु कैसे बनेगा, इस संदर्भ में आपका क्या कहना है? देखिए, जिस प्रकार के देश के प्रधानमंत्री मोदी जी का जो विज़न है, वो विज़न है कि पंक्ति में अंतिम के छोर पर जो व्यक्ति खड़ा है उस तक देश का लाभ वो पहुँचे जो प्रत्येक वर्ग का व्यक्ति ले रहा है। तो आज देश के प्रधानमंत्री मोदी जी उसी निमित्त काम भी कर रहे हैं। आपने देखा कि अगर किसी प्रधानमंत्री ने आज तक झाड़ू नहीं उठाया था, जब उन्होंने झाड़ू उठाया था तो लोगों ने सोचा था कि प्रधानमंत्री ने क्या काम किया है। आप उनकी सोच को देखिए कि आज राष्ट्र किस प्रकार स्वच्छता के नाम पर, स्वास्थ्य के नाम पर आगे बढ़ रहा है। केंद्र सरकार और राज्य सरकार से आप क्या चाहते हैं और आम जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे कि राष्ट्र प्रथम बनने में भी अपना क्या योगदान दें? देखिए, ऐसा है, केंद्र सरकार जो काम कर रही है वो हमारी सोच से भी अधिक काम कर रही है। जो देश के प्रधानमंत्री की सोच है, वो सोच आज देश को एकजुट करने की है। देश विकासशील हो, विकास हो, तरक्की करे और प्रत्येक वर्ग के लोगों को वो सब लाभ पहुंचे। प्रधानमंत्री जी सब क्षेत्र में काम कर रहे हैं। इन सब क्षेत्रों के अंदर अब तो केवल हम लोगों की एक कर्तव्य बन जाता है कि जितनी योजनाएं हैं इन सबको नीचे तक ये पहुंचे और इसका लाभ मिले सबको। राष्ट्र प्रथम बनने में भ्रष्टाचार कितना बाधक है, इस संदर्भ में जो है आपका क्या कहना है? देखिए, भ्रष्टाचार तो जीरो टॉलरेंस होनी चाहिए और ये बाधा भी बहुत बड़ी है, लेकिन केवल कोई प्रशासनिक से के तरीके से नहीं रुक सकता। इसके लिए हम लोगों को भी मिलकर ये निर्णय किसी न किसी दिन लेना पड़ेगा। अगर कोई व्यक्ति इस प्रकार के काम करता है तो उसको उजागर करना भी हमारा काम है। अगर कोई व्यक्ति भ्रष्टाचार करता है, उसका उजागर अगर सभी नागरिक करेंगे तो आने वाले दिनों के अंदर धीरे धीरे भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम में हम आज आपसे यहीं विदा लेते हैं। आप अन्य खबरों के लिए
बने रहे। राष्ट्र सर्वप्रथम, वंदे मातरम, जाग उठा है भारत। राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम।